नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स के सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म रोहितनामा एडवांस मैथ्स पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं DSSB में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जनरल मैथ्स के सारे क्वेश्चंस। और इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके कंसेप्ट, उनकी शॉर्ट ट्रिक, सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आपने ये सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो आपको इसके अलावा कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी कोशिश पसंद आ रही हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.7 777 7.77। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आपके सामने है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू रखनी है 777। आपने लिख लिया यहाँ पर, बोले सर बिल्कुल साहब लिख लेते हैं। मैंने कहा देखिए साहब, हमने लिया 777, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 7.7 लिख लिया, तो सब बिल्कुल लीजिए 7 लिख लीजिए। फिर कितना है 7.77 लिख लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ 7, यहाँ कितना आ जाएगा सर 4, यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 7, 999.47। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली 5 अभाज्य संख्याओं के योग तथा अगली 5 अभाज्य संख्याओं के योग का डिफरेंस क्या है। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें फर्स्ट पहली प्राइम नंबर्स 5 कौन सी हैं। तो आपको प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब कई लोग क्या करेंगे, सर एक को भी क्या मान लेते हैं अपन, प्राइम नंबर मान लेते हैं। एक ना तो प्राइम नंबर है, ना ही आपके क्या है भाज्य संख्या है, दोनों में से कोई सी नहीं है। तो सबसे छोटी अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी अगर प्राइम नंबर की, तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो क्या होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे सारे नंबर्स जिसमें एक खुद के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाता हो और केवल एक का डिवाइड जाता हो। तो देखो 2, उसके बाद कितनी आ जाएगी सर 3, फिर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5, फिर कितनी आ जाएगी सर 7, 9 मत करना। 9 क्या है, 9 के अंदर किसका डिवाइड जाता है, 3 का डिवाइड जाता है। इसके बाद कौन सी आएगी 11। यानी ये पहली 5 आपकी क्या हो गई, प्राइम नंबर्स हो गई। इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। यानी हमने फर्स्ट 5 जो प्राइम नंबर्स है उनका सम कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, अगली जो 5 प्राइम नंबर्स हैं, 11 के बाद कितना आएगा सर 13 आएगा, 13 के बाद कितना आएगा 15 नहीं आएगा, कितना आएगा 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 एंड 23 के बाद क्या आएगा 29। ये अगली क्या हो गई आपकी 5 प्राइम नंबर्स हो गई। इन सबको जब अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 101। अब आपसे क्या पूछा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 73। कहां नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। आपको भी क्या करना है, ऐसे देखना है कि आप इस लाइव क्लास में सामने बैठे हुए हैं, क्लास को प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, पेन पेपर आपके पास होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि दो अभाज्य संख्याओं a तथा b, जहां पर आपको बोल रखा है a b से क्या है छोटा है, का गुणनफल 221 है, तो 4a - 3b की वैल्यू क्या रहने वाली है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहले समझना, यहाँ पर जो दो नंबर हैं वो दोनों के दोनों क्या है आपके प्राइम नंबर है। ये दोनों आपके क्या है प्राइम नंबर है। और यहाँ पर जो a है वो b से क्या है छोटा है। मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए इनका, 221 आना चाहिए। वो नंबर कौन कौन से होंगे सर, वो नंबर होंगे एक 13, एक होगा आपका 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 221। यहाँ पर कंडीशन क्या थी, यहाँ एक ही कंडीशन थी कि a की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अगर हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, आपसे पूछा क्या है 4a - 3b की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, 13 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा सर 52 आ जाएगा। और 3b, b की वैल्यू कितनी है सर 17 है, 17 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 51, और 52 में से 51 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी एक दिन एक किताब का 4/9 पार्ट पढ़ता है तथा शेष का 9/10 दूसरे दिन पढ़ता है। अभी भी ना पढ़े गए पन्नों की संख्या 60 किताब में कितने पन्ने हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, ट्राई करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि हमने मान लिया टोटल पेज कितने, हमें नहीं पता 1 मान लिए, ठीक है। वो 4/9 पढ़ लेते हैं, ये 4/9 पढ़ चुका है। इसके बाद क्या कर रहा है, रिमेनिंग का कितना 9/10। अब गलती यहीं पर करेंगे हम लोग क्या करेंगे
कि सर 4/9 पढ़ लिया और इसी का 9/10 निकाल लेते हैं। नहीं, ये 9/10 किसका, रिमेनिंग का है। तो सबसे पहले हमें रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं टोटल पार्ट कितना है सर, 1 है। 1 में से 4/9 पढ़ लिया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर रिमेनिंग बचेगा 5/9 बचेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। अब जो रिमेनिंग बचा है उसका 9/10 पढ़ रहा है, यानी 5/9 का कितना पढ़ रहा है, 9/10 पढ़ रहा है। यानी कितना आ जाएगा, कितना पार्ट पढ़ रहा है सर, 1/2 पार्ट ये पढ़ चुका है। यानी इसने कितना पार्ट पढ़ लिया, 4/9 यहाँ पढ़ लिया और 1/2 अब पढ़ लिया। टोटल कितना पढ़ लिया वो भी देख लेते हैं, कर लेते हैं इनको टोटल। 4/9 प्लस 1/2 करेंगे, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 18 एलसीएम। इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा सर 9। यानी टोटल कितना पढ़ लिया उसने, 17/18 वो पढ़ चुका है। अब देखिए उसने क्या बोला कि अभी भी ना पढ़े गए पन्नों की संख्या कितनी है, 60 है। यानी जो बचे हुए पन्ने हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 60 है। आप मुझे बताइए 18 पूरा था, 17 वो पढ़ चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा सर, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 60 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल कितने पन्ने थे, टोटल पन्ने कितने थे सर, 18 थे। तो 18 इंटू अगर 60 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1080। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी का एवरेज दे रखा है 42, बी और सी का एवरेज दे रखा है 56, सी और ए का एवरेज दे रखा है 48। तो आपसे पूछ रहा है ए बी और सी का एवरेज क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है। ट्राई करो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं ए और बी का सम निकालूं तो सम कैसे होता है सर, आपको अगर सम निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो। तो ए प्लस बी अगर अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, एवरेज कितना था 42, और कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं। इंटू क्या कर देंगे सर, 2 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बी और सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी की अगर मैं बात करूंगा तो बी प्लस सी का एवरेज कितना है सर, 56 है। कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया सर, 112 आ गया। ठीक है, इसके बाद कौन है सर, ए और सी है, या सी प्लस ए कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका एवरेज कितना है, सी और ए का एवरेज है 48। 48 इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 96। अगर इन सबको अपन टोटल करते हैं तो टोटल करने पर कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना। ए कितनी बार है सर, 2 बार है। बी कितनी बार है सर, 2 बार है। और सी कितनी बार है सर, सी भी 2 बार है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है सर, इन सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 292। कितना आ जाएगा 292। आपसे पूछा क्या है, ए बी और सी का एवरेज पूछा है, तो सबका सम पता होना चाहिए। ये जो सम आ रहा है किसका आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड लगाएंगे, 2 से डिवाइड जाएगा कितनी बार, 1। इधर कितना हो जाएगा सर 4, इधर कितना हो जाएगा आपका 6। अब आपसे एवरेज पूछ रहा है, एवरेज निकालने का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका सम आया उसमें डिवाइड लगा दो, कितने नंबर्स आपके पास हैं। तो कितना हो जाएगा 146। कितने लोग हैं सर, 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो डिवाइड लगाओ 3 का, कितना बार जाएगा सर, ये चला जाएगा आपका कितना 4 बार। इधर कितना हो जाएगा सर 8, 48.66 समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि 434 का a परसेंट 62 है तो a का मान क्या है। आप कोशिश कीजिए, देखो सब तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर पहले एग्जाम में 2021 में पूछे गए हैं तो संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके अब बार पूछे जाने वाले हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, साथ ही साथ आपको पता चल रहा है कि किस तरह का पेपर DSSB में पूछा जाता है। कैसे सोल्व करेंगे देखना। 434 का a प्रतिशत 62 है, तो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल कर देंगे, देखिए भाई 62 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 434 कर देंगे। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा सर 1/7 टाइम जाएगा। और 1/7 अगर आपके पास फ्रैक्शन में है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 14.28%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आप अगर इसको ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 434 का a% हमने x मान लिया, x% कितना है सर 62 है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 6200 डिवाइड बाई क्या करेंगे 434 करो, तो भी आपका क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको कैसे करना है, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी आप कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए का वेतन बी के वेतन का 50% है। यदि ए का वेतन 60% से बढ़ाया जाता है
तथा बी का वेतन 20% कम किया जाता है तो ए का वेतन बी के वेतन का कितना परसेंट रहने वाला है। ये आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए साहब, फटाफट से आ जाइए। यहाँ पे कितने लोग हैं, ए और बी, 2 लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए का जो सैलरी है वो बी का कितना है, 50% है। तो हम क्या मान लेते हैं कि बी की सैलरी है 100, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी सर, ए की सैलरी हो जाएगी 50 हो जाएगी। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि ए का वेतन 60% से बढ़ाया जाए, यानी ए का जो सैलरी है उसमें 60% का इंक्रीज किया जाता है। देखो अगर मैं इसका बात करूं, आपको 60% इंक्रीज करना है तो आप मुझे बताइए किसी भी नंबर का अगर मैं 10% निकालूं तो कैसे निकालते हैं सर? किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए ना आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी नंबर है ना उसमें क्या कर दो, एक पॉइंट लगा दो। कहाँ पे? यूनिट डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोले सर एकदम बढ़िया। अब कितने टाइम्स कर रहा है सर? 60% कर रहा है, यानी 50। अगर मैं 10 को 60 बनाना है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। इधर भी किससे कर दो सर, 6 से कर दो, कितना हो जाएगा सर 30। अपन क्या कर रहे हैं, 30 रुपीज और बढ़ा रहे हैं। तो यानी इसका जो नई सैलरी है वो कितनी होने वाली है, आप बोलोगे सर इसकी नई सैलरी होने वाली है प्लस का 30। अगर इसमें अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साहब, 80 हो जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज है कि बी का जो आपका सैलरी है 20% कम किया जाता है। अगर 100 में 20% में कम कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा नई सैलरी सर, इसकी सैलरी भी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब ये ए की सैलरी भी 80 है, बी की सैलरी भी 80 है। अब आपसे पूछा गया है ए का वेतन बी के वेतन का कितना परसेंट है। तो भाई ए का वेतन जो जिसके लिए पूछा जाए उसको ऊपर, जिसको बेस बना के पूछा जाए उसको नीचे, यानी कितना आ जाएगा 1। और 1 की वैल्यू कितनी होती है सर, 100% होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपका क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का। सब तरह के क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, मैंने इनमें नंबर भी अलग से नहीं किए। जो पूछा गया था ना, डेटा चेंज नहीं है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। लाभ हानि प्रतिशत क्या है? सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तथा सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। आपसे क्या पूछा गया, ये बोला गया कि सर 10 प्रोडक्ट है, उनका जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है किसके, 12 जो आपकी प्रोडक्ट हैं उनके एसपी के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके सामने 3a = 4b वाला सिस्टम आ जाता है तो a की वैल्यू इसके सामने, b की वैल्यू इसके सामने। तो आप ठीक, तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर इसको काट लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा 5cp हो जाएगा, इधर इधर कितना हो जाएगा आपका 6sp हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके cp का तो cp कितनी आ जाएगी सर, 6 आ जाएगी। और sp कितना आ जाएगा, sp कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ पर ऑप्शंस पे पूरा ध्यान देना है अपने को। कई बार क्या होता है अपन आंसर सही निकाल देते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते पूछा क्या गया है, तो सब कुछ करते हुए हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 रुपए। एसपी कितना है सर, 5 रुपए। हमने 6 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 5 रुपए में बेच रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा है सर, 1 का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर, बोले सर सीपी पर। सीपी कितना है सर, 6 है, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66%। अब ध्यान देखना, यहाँ पर 16.66% यहाँ भी है और यहाँ भी है। हमने अगर जरा सी लापरवाही करी तो दुर्घटना घट सकती है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। देखो जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। ये मारकर अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा है और मैं इसको 80 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे क्या होगा, 20 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर ये मारकर मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूं, 120 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे क्या होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब ये है सीपी जब एसपी से ज्यादा होगा तो लॉस होगा। मैं लिख देता हूं, जब भी सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। और जब भी एसपी ज्यादा होगा किससे, सीपी से, तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों बताया, तो देखो यहाँ पे 2 आंसर थे, तो क्या होगा आप बताइए, लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि सीपी ज्यादा है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सब कुछ करते हुए गलत ना हो इसके लिए अपने को क्या करना है, लाइन को ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेशो का क्वेश्चन आ गया। If A ratio B is equal to 1:2 and B ratio C is equal to 2:1, then what is the value of A ratio B ratio C की वैल्यू क्या रहने वाली है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉमन कौन है इसके अंदर, देखो जो नाम कॉमन आएगा उसको हमेशा बीच में रखना है। क्या कॉमन है सर, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो जो भी कॉमन होगा हमेशा उसको मिडिल में रखना है। हो सकता है
कई क्वेश्चन में ए कॉमन आ जाए तो भावनाओं में नहीं बहना, ए को हमेशा कहाँ रखना है, मिडिल में। सी कॉमन हो तो सी को कहाँ रखना है, मिडिल में। जो कॉमन होगा उसको मिडिल में रखना है। ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है सर, 1:2 है, ठीक है। और बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है सर, बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है, 2:1 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो भी कॉमन है उसका रेशो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे। तो देखो आप सबसे पहले ध्यान दो, कॉमन कौन सर, बी। यहाँ कौन, बी। क्या रेशो कितना है सर, 2। यहाँ कितना है, 2। सेम है, जब सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो ए बी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1। इधर कितना आ जाएगा, 2। इधर कितना आ जाएगा आपका 1। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1:2:1। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि 3 संख्याओं का रेशो दे रखा है 2:3:6 और वर्गों का योग, अच्छा इनके स्क्वायर का सम दे रखा है कितना, 441। तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ी नंबर्स कौन सी होने वाली है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सबसे पहले 2:3:6 मैंने लिख दिया 2x, फिर मैंने लिख दिया 3x, फिर मैंने लिख दिया कितना 6x। लिख सकते हैं, बोले साहब बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो गिवन है वही तो करेंगे भाई, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनका सम कर देते हैं एक बार, स्क्वायर का सम इधर कितना हो जाएगा 4x², भाई इधर कितना हो जाएगा सर 9x², और इधर कितना हो जाएगा सर 36x², ठीक है। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल 441 है। यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा आपका 49x², इसकी वैल्यू कितनी है सर 441 होने वाली है। तो आप मुझे बताइए कितनी बार जा रहा है सर, 7 से काटो 7 टाइम्स, और 7 से जा रहा है 63 टाइम्स, और 7 से कितनी टाइम जा रहा है सर, 7 से जा रहा है ये 9 टाइम्स, ठीक है। देन x² की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो फिर हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। अब आपसे पूछा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 6x। और तो x की वैल्यू कितनी है सर, 3 है। तो 6 × 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 18। और कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। आसान है ना, आसान बना देंगे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया गुरु, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक 45 km/h की चाल से बिंदु P से 8 बजे, पूर्व का मतलब सुबह, PM AM पर चलना शुरू करता है। B की स्पीड कितनी है, 60 km/h है। ये चलता है 10 बजे, 10 बजे पूर्वा पर चलना चालू करता है, यानी AM पर। और आपसे पूछा गया, दो स्टेटमेंट है इसके अंदर, कि B A को 4 बजे पकड़ लेगा, 4 PM पर। और यदि A की स्पीड को 25% से इंक्रीज किया जाता है तो सेम डिस्टेंस को 20% कम समय में कवर करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट है, हमें देखना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो साहब सारे क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। सबसे पहले समझना, इसकी स्पीड कितनी है सर, 45 किलोमीटर है। कितनी है, 45 km/h है। ये 8 बजे निकलता है और कितने बजे पकड़ा जाएगा सर, इसमें गिवन है 4 बजे पकड़ा जाएगा। तो 8 बजे से 4 बजे तक ये कितने घंटे चलेगा सर, ये चलेगा कितने घंटे, 8 और 4 12, 12 और 4 कितना, 8 घंटे। तो 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आप बोलोगे सर 360 किलोमीटर कवर करेगा। अब अगर मुझे किसी को कैच करना है, पकड़ना है, तो जितना दूरी वो तय करेगा, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, उतनी ही डिस्टेंस तो मुझे कवर करनी है। अगर मैंने सेम डिस्टेंस कवर कर ली तो मैं उसको पकड़ लूंगा, और अगर मैं सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया तो भाई उसको कैसे पकड़ूंगा, वो मुझसे क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो देखते हैं बी को कितना घंटे चला सर, बी की स्पीड है 60 km/h, और ये कितने बजे चला था, ये चला था 10 बजे चला था, और 10 बजे चला था। कितने बजे पकड़ने की बोल रहा है सर, 4 बजे। कितने घंटे, आप बोलोगे सर 6 घंटे। तो कितना डिस्टेंस आ गया सर, 360 किलोमीटर आ गया। यानी अगर दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये इसको पकड़ लेगा। यानी पहला स्टेटमेंट तो क्या है अपना, सही। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, हमें दूसरे स्टेटमेंट को भी देखना है, क्या ये सही है गलत है, देखते हैं। एक ही स्पीड कितनी है, 25% इंक्रीज करवा रहा है, तो समान दूरी को 20% कम समय में कवर करेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले कितना टाइम लग रहा था उसको, 8 आवर्स लग रहे थे, ठीक है। यानी 20% से 20% समान दूरी को 20% कम समय में कवर करेगा, यानी 1/5 कर देंगे इसको, ठीक है। यानी पहले अगर 5 आवर्स लग रहे थे, अब उसको कितने 4 यूनिट लगने वाले हैं। और पहले उसको कितना टाइम लग रहा था सर, पहले उसको लग रहा था कितना, 8 आवर लग रहे थे। यानी अब अगर बात करें तो 8/5 इंटू कितना कर देंगे 4, यानी कितना लगेगा सर, 6.4 आवर लगने चाहिए, ठीक है। अगर उसकी स्पीड को अपन 20% 25% बढ़ाते हैं तो हमें देखना है
क्या वो 20% कम समय में यानी 6.4 आवर में कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब देखो स्पीड को भी इंक्रीज कर दो। पहले स्पीड कितनी थी सर, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, यानी 4 से कितना सर 5, यही हो रही है। और 4 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर, 4 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई, कितनी हो गई 45 हो गई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 225, इधर कितना 45/4, इधर कितना हो जाएगा आपका 5, यानी 225 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है सर 360, डिवाइड बाय क्या करेंगे 225 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे, यही तो आपका टाइम आएगा। देखते हैं टाइम कितना आ रहा है सर, यहाँ पर 45 से कितनी बार सर, ये जा रहा है 5 टाइम्स, और ये कितना सर, ये जा रहा है आपका 8 टाइम्स, 8 इंटू 4 32/5, यानी कितना हो गया सर 6.4। उतना ही टाइम लग रहा है क्या, आप बोलोगे सर उतना ही टाइम लग रहा है 6.4 आवर्स, तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो हम क्या करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। बढ़िया क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसने मिला दिए थे, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगर कैलकुलेशन ढंग से नहीं करी तो आंसर गलत भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पी क्यू से 20% अधिक कुशल है, पी अकेला एक काम को क्यू के अकेले करने से 2 दिन कम समय में कर सकता है। टाइम इन वर्क का क्वेश्चन आ गया भाई, वे एक साथ काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। देखिए पी क्यू से कितना है सर, 20% अधिक कुशल है, 20% बोले तो 1/5। अब आप ध्यान रखना, जो अगर ये इसकी इफिशियंसी 5 है, अगर इसकी इफिशियंसी 5 है तो पी की इफिशियंसी कितनी है 6 है। अधिक का मतलब क्या होता है, ऐड करना, अगर बोलता कम तो कम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ध्यान रखना जो टाइम और इफिशियंसी होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं भाई। तो इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 6। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना का टाइम लग रहा है कम सर 1 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सर 2 यूनिट। आपको क्या करना है सर 2, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1। अगर आपको पी की वैल्यू निकालनी है तो पी से मल्टीप्लाई कर दो इफिशियंसी से। पी के दिन कितने आ गए सर 12 आ गए, ये आ गए पी के दिन। आपको अगर क्यू के दिन निकालने हैं तो वही डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1, और क्यू की इफिशियंसी कितनी है सर 5, इधर कितना आ जाएगा 10। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, वे एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब हमने क्वेश्चन बना लिया कि पी एक काम को 12 दिन में करता है, और सॉरी पी एक काम को कितने दिन में करेगा, पी करेगा आपके 10 दिन में। उल्टा कर दिया अपन ने, ठीक है, हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अगर हमें पी का निकालना है तो कितना 2/1 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। डेज कितने थे 5 थे, यानी कितना आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा। और यहाँ पे क्यू का कितना आ जाएगा 2/1 इंटू कितना कर देंगे 6 कर देंगे, तो कितना 12 डेज आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया पी एक काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, क्यू एक काम को 12 दिन में करता है। भैया टोटल कितना हो गया, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 60, इधर कितना आ जाएगा सर 6, इधर कितना आ जाएगा सर 5, यानी 60 टोटल वर्क है। और दोनों की इफिशियंसी कितनी है सर 11 है, यानी दोनों मिलकर 60/11 डेज में इस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है, हाँ या ना। तो ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग 30 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई के बीच का डिफरेंस क्या होगा। देखो साहब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका एरिया 1/2 d1 इंटू d2, यानी डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसमें 2 का डिवाइड लगाते हैं तो रोम्बस का क्या आ जाता है, हमारा एरिया आ जाता है। अब देखो विकर्णों की लंबाई कितनी रखी है 30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो दोनों के हमें करना है, ये तो 12 ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं 18 ले लेते हैं। टोटल कितना होगा सर 30 होगा, और टोटल कितना आना चाहिए 108 आना चाहिए। डिवाइड बाई 2 करो एक बार, क्या आ रहा है, क्या बोले सर 2 से कितनी बार 9 बार, बोले सर आ गया आ गया। अब आ गया तो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी एक डायगोनल कितना हो गया 12 का, एक कितना हो गया सर 18 का, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 6। चुटकियों में आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर बी। खेलो दिमाग से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, इससे आपका वक्त बचे। वक्त बहुत बलवान है भाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2013 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखो अब इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा जिसको फॉर्मूलेस पता होंगे। आप जब भी मेंसुरेशन पढ़ो तो मेंसुरेशन में अगर हमें फॉर्मूले ही नहीं पता तो भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले
ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर। देखो सिलेंडर का जो बेस होता है ना प्यारे, सिलेंडर का बेस होता है, इसको अपन मानते हैं सर्किल। सिलेंडर का बेस क्या हमारा, सर्किल है। अब अगर सर्किल बेस है तो इसका जो सर्किल का एरिया कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। ध्यान रखना, मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ, जब भी आपकी रेडियस 7 हो, ठीक है, रेडियस 7 हो, तो आपका पैरामीटर यानी आप इसको सरकमफेरेंस ही बोल सकते हो, ये आएगी आपके 44, और आपका जो एरिया आएगा सर्किल का वो आएगा 154। इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद रखना, बहुत काम आएगा आपके। देखो कैसे काम आएगा, अभी करेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन है ना इतना लेंथी हो जाता कि आपको पता नहीं पड़ता। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया, कर देते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा चलिए फिर करते हैं। अब एक चीज समझना, हमारे पास गिवन क्या है सर, हमारे पास एरिया गिवन है, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, रेडियस निकालेंगे। एक चीज समझना सर, ठीक है, अगर हमारा एरिया 346.5 सेंटीमीटर है, हमारा एरिया कितना होता है सर, 154 होता है। अगर आपको याद है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे भाई, क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो एरिया कितना हो रहा है सर, 346.5 हो रहा है, हमारा कितना है सर, 154 टाइम्स, 154 होना चाहिए। कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ से अपन निकालेंगे स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका एरिया, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप रेडियस को कर देते हो डबल कर देते हो, मान लो मैंने कर दिया 2 कर दिया, 14 कर दिया, तो आपकी जो सरकमफेरेंस होगी ना, ये भी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 88 हो जाएगा। और जो एरिया इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, अगर इसको अपन डबल करते तो हमारा ज्यादा आता, लेकिन ये तो क्या आ रहा है 346.5 यानी कम आ रहा है। तो हमारी रेडियस कितनी हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो भाई रेडियस कितनी हो रही है, रेडियस हो रही है आपकी कितनी, रेडियस हो रही है भाई साहब आपकी कितनी, 10.5। सर 10.5 कैसे हो रही है, मैंने कहा देखते हैं, अभी बता देते हैं। अब देखो 10.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं सर, लिख सकता हूँ 21/2 लिख सकता हूँ। हमारी कितनी होती है सर 7, तो अगर स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे कितना आ जाएगा सर, 3/2 आ जाएगा। तो स्केलिंग फैक्टर जब अपन 3/2 निकालेंगे, जब स्केलिंग फैक्टर हो गया 3/2, देखिए सब ध्यान से, 3/2 हमारा क्या आ गया, स्केलिंग फैक्टर आ गया। जब 3/2 स्केलिंग फैक्टर आ गया तो इसका एरिया कितना होता है, 154 होता है। 9/4 इंटू 154 करो, कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 7, इधर कितना हो जाएगा आपका 77, और इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा आपका कितना, इधर हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 963, और 6 कितना हो जाएगा 693 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा इधर आपका 3, इधर कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 6.5 आ गया क्या। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे स्केलिंग फैक्टर के साथ खेल सकते हैं। तो यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, हमारा स्केलिंग फैक्टर आ रहा है भाई, हमारा स्केलिंग फैक्टर आ रहा है 3/2। स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है हमारा, 3/2। अब रेडियस अगर 3/2 से इंक्रीज होगा तो सरकमफेरेंस भी 3/2 से इंक्रीज होगी। अब देख समझना, ये आपका क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है कितना होता है सर, 2πr r प्लस एच, यही होता है। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, कई लोग वैल्यू निकालेंगे, सर इसकी सरकमफेरेंस निकाल लो। हमने डायरेक्ट निकाल ली भाई, इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी बताइए, सरकमफेरेंस 44 का कितना कर दो, 3/2 कर दो, कितना आ जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा सर, 2 से आ जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 20, ये आ जाएगा 22 टाइम्स, 22 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया सर 66 आ गया, 66 आ गई। r प्लस एच कितना आ जाएगा सर, r कितना आ जाएगा सर, r हो जाएगा हमारा कितना है 10.5, यानी लिख देते हैं 10.5, और h हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2013 दे रखी है। यहाँ से देखिए 11 से काटते हैं, कितनी टाइम्स 11 से जा रहा है सर, ये 6 टाइम्स, और 11 से कितना जा रहा है सर 1, इधर कितना हो जाएगा सर 8, इधर कितना हो जाएगा आपका 3, और ये जा रहा है सर 3 से जा रहा है 2 टाइम्स, और इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10.5 करें, कितना आ जाएगा सर 21 आ जाएगा, 21 प्लस इधर आ जाएगा 2h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 61, और 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2h की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 60 आ जाएगी, और 40 आ जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको चीजें पता है तो इतना बढ़िया क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चीजें नहीं पता तो भाई टफ हो जाएगा। स्केलिंग फैक्टर का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन below shows the amount spent by a housewife on 6 different articles. The total amount spent on all these 6 articles is rupees 2,24,000. Amount spent on particular article is shown as a percent of total amount spent on these 6 articles. Which of the following statements are correct? ये आपके पाई चार्ट का क्वेश्चन है भाई, है ना। अब 3 स्टेटमेंट है, उसमें से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय सेक्टर डी एंड सेक्टर ई टुगेदर इज 136.8 डिग्री।
द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय सेक्टर सी एंड सेक्टर ई टुगेदर इज 108.8 डिग्री। द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टुगेदर इज 210 डिग्री। अब हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा, टोटल हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, मुझे आप बताइए। सबसे पहले एक चीज बताइए, मुझे कि अगर आपके सामने ये चीज आ गई कि भाई यहाँ पर टोटल परसेंटेज कितना होगा, सर को ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया सर, ये हो गया मेरे हिसाब से 50, इधर हो गया, इधर हो गया 20, 20 30, कितना हो गया सर 100% हो गया। कितना हो गया 100%। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 100% हो गई। अब आप मुझे बताइए कि ये टोटल, अगर ये सर्किल है, सर्किल के अगर मैं एंगल की बात करूं कि इंटीरियर एंगल का कितना होता है टोटल, बोले सर 360 डिग्री होता है। यानी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वैल्यू कितनी होगी आपकी 360 डिग्री आपके सामने आ रही है। यानी बोल सकता हूँ 100% की वैल्यू कितनी है सर, 100% की वैल्यू है 360 डिग्री। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय सेक्टर डी। सेक्टर डी कहाँ है सर, ये रहा सेक्टर डी एंड सेक्टर ई। सेक्टर ई कितना है सर, ये रहा। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इधर हो जाएगा 20 एंड 15 कितना हो जाएगा, 20 एंड 15 हो जाएगा 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 38 इंटू 3.6 कीजिए कितना आएगा सर, ये आ गया 136 पॉइंट कितना आ जाएगा सर 8 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, यानी पहला तो सही है। अगला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय सेक्टर सी एंड सेक्टर ई टुगेदर 108.8 डिग्री। सेक्टर कौन सा है, सी। सेक्टर सी का है सर, ये रहा। सेक्टर सी एंड सेक्टर ई कितना है सर 28%। 28% इंटू कितना करो 3.6 करो, कितना आ रहा है सर 108, नहीं आ रहा भाई। यानी ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा तीसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय सेक्टर ए एंड बी। सेक्टर ए एंड बी का टोटल कितना हो रहा है 56%। तो 3.6 इंटू कितना कर दो सर 5 कर दो, इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा 180 डिग्री आना चाहिए, तो 210 डिग्री आ रहा है। यानी ये भी क्या है, गलत है। तो केवल कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक गृहिणी, अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, हिंदी में आ गया है ना। अच्छा इस पे आ जाओ। द बार ग्राफ गिवन below show the production of cars in thousand by two different companies P and Q over the years। अच्छा, which of the following statements are correct। ये आपके बार ग्राफ आ गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको P की वैल्यू कौन सी है सर, P कौन सा, ये वाला P है और ये वाला आपका क्या है Q है। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि production of cars of company P increases by 57.14% from year 1991 to 1993। कंपैरिजन करना है किसका, P का। P 35 था यहाँ पर और यहाँ कितना हो रहा है सर 55। कितने का इंक्रीज हो रहा है, आप बोलोगे सर 20 का इंक्रीज हो रहा है। किस पर, इनिशियल वैल्यू कितनी है 35, यानी हम बोलेंगे 4/7 और 4/7 की वैल्यू कितनी होती है सर, ये होती है 57 पॉइंट कितना 57.14। मैंने कहा ये वाला स्टेटमेंट तो भाई एकदम ही सही है। मैंने कहा ठीक है साहब, आगे आ जाओ। आगे देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय कंपनी पी इन 1994 टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय कंपनी क्यू 1996 इज 14:9। अब देखते हैं किसकी बात कर रहा है, पी का। 1994 में कितना आ रहा है सर, इधर आ रहा है 70 आ रहा है और 1996 में कितना आ रहा है सर 25 आ रहा है। ठीक है, और अच्छा क्यू की बात कर रहा है ये पी। अच्छा क्यू 1996 में कितना है सर 45 है। कितना है 45 है। देखते हैं एक बार, चलो वापस से कर लेते हैं। ये कर रहा है पी की बात, पी का 94 में कितना है सर 70 है। ठीक है साहब, और क्यू का 96 में कितना है सर 45 है। कितना है भाई 45 है। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा काट लो, किससे जा रहा है सर, ये जा रहा है आपका 14, इधर कितना जा रहा है आपका 9, 14:9। 14:9 है क्या, बोले सर बिल्कुल है, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय कंपनी पी फ्रॉम 91 टू 96 इज 61677। देख लेते हैं एक बार, टोटल कितना हो रहा है सर, टोटल कितना हो रहा है सर 35 प्लस 75 कितना हो जाएगा 110, 110 और 70 कितना हो जाएगा 180, 180 और इधर कितना हो जाएगा 25 और इधर कितना हो जाएगा 70, 180 70 240, 240 और 55 नहीं होगा भाई। यानी आपका ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारे कौन कौन से सही है स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अच्छा इसमें वही दिक्कत हो गई क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1280 रुपए है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना रहने वाला है। अब आप मुझे बताइए एक बार कि भाई यहाँ पर क्या आपका प्रिंसिपल सेम है? बोले साहब बिल्कुल सेम है। 4 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? 1280 रुपए है। और आपको बोल रहा है कि 10 ईयर के लिए रेट भी सेम है। तो भाई आप मुझे बताना ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो प्रिंसिपल सेम है और आपका रेट सेम है, यानी जो आपका इंटरेस्ट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ईयर पर डिपेंड कर रहा है। यानी 4 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं मुझे? 1280 रुपए मिल रहे हैं। तो 1 साल में कितने मिलेंगे सर? 1 साल मिलेंगे 320 रुपए। तो आपसे पूछा 10 साल में कितने मिलेंगे सर? 3200 रुपए मिलेंगे। ये इससे आसान तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करो, प्रिंसिपल और रेट सेम है, तो हर साल आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर आपके सामने 1 साल में मुझे 200 रुपए मिला तो अगली साल भी मुझे 200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैं रेट को चेंज ना करूं और मैं प्रिंसिपल को चेंज ना करूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 11 अपॉन 9, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b और अपॉन a प्लस? बहुत ही सिंपल है। a की वैल्यू कितनी है? 11, b की वैल्यू कितनी है? 9। 11 प्लस 9 कितना हो गया सर? 20, यानी कितना हो गया? 2/20। देन हम बोल सकते हैं 1/10। मैंने कहा ये लो साहब, आंसर नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब है। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस किए, कल हम अगले 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से आपके जो बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन हैं उनको अपन खत्म करेंगे 2021 के। मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।